Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. So आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो टेक्निकल कम्युनिकेशन का यूनिट 1 का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में हम टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और ये टेक्निकल कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर का आपका एक सब्जेक्ट है कि AS 301 या तो आपके थर्ड सेमेस्टर में चल रहा होगा या फिर आपके फोर्थ सेमेस्टर में चलता है। सो ये जो आपका प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स आपके यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक हम कवर करेंगे। ये जो यूनिट 1 है ये ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स में आपकी कवर होगी और उसके बाद लास्ट लेक्चर जो होगा वो आपका एक समरी लेक्चर होगा जिससे कि आप एंटायर लेक्चर को या फिर एंटायर यूनिट को एक वन शॉट वीडियो में रिवाइज कर पाएं। आपको बीच बीच में मैं गूगल शीट्स के फॉर्म में या फिर आप ये समझ लीजिए कि गूगल फॉर्म्स की फॉर्म में मैं आपको क्विजेस भी आपके साथ शेयर करूंगा और आपको ऑडियो लेक्चर एंड जो पीपीटी का जो मटेरियल है या स्टडी मटेरियल है वो आपको हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल सकता है। सो प्लीज connect to the WhatsApp channel and Telegram channel also. So now coming back to the slide, हमने अपनी फर्स्ट लेक्चर में बात की थी कम्युनिकेशन के बारे में। What is communication? So communication is basically the exchange of ideas or the transfer of information. उसके अलावा हमने टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझा था। टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपकी कुछ हद तक एक फॉर्मेलिटी होती है और उसके अलावा एक स्टैंडर्ड रूल्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं। डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। जनरल कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो कि कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन हमेशा टेक्निकल सेटिंग्स में ही एग्जिस्ट करता है। बट एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि टेक्निकल सेटिंग्स में या फिर ऑफिशियल सेटिंग्स में भी या फिर फॉर्मल सेटिंग्स में भी आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी। हमने समझा था कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन के। फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग हो सकता है, प्रपोजल जनरेट करना हो सकता है, किसी को इंस्ट्रक्शंस देना, लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, रिज्यूमेज लिखना, ये सब कुछ आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन में आता है। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? देयर वर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 ABC, which was the acronym for accuracy, brevity and clarity. Number 2 was the objectivity and number 3 was the 7 C's. तो हमने इन सब चीजों के बारे में अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। अब हम आगे चलते हैं अपने सेकंड पार्ट में। इस सेकंड पार्ट में हम अपनी यूनिट 1 का आगे का पोर्शन कवर करेंगे। सो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन एक स्पेसिफिक प्रोसेस, वैसे कोई भी कम्युनिकेशन हो वो हमेशा एक प्रोसेस फॉलो करता है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, बट एक और डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड नॉलेज बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर थ्रू एन एक्सेप्टेड कोड ऑफ सिंबल्स। नाउ यहाँ पे जो ब्लू कलर में मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, दिस इज द कीवर्ड। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड नॉलेज हो सकता है। हमेशा याद रखिए कम्युनिकेशन में आप एक्सचेंज ऑफ मीनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन के 2 एंड होते हैं। पहला एंड आपका सेंडर होता है और दूसरा एंड आपका रिसीवर होता है। सेंडर हमेशा मैसेज को एक कोड में कन्वर्ट करके सेंड करता है और रिसीवर उसको डिकोड करके रिसीव करता है। सेंडर का जो मीनिंग है वो मीनिंग अपने सेंडर अपने मीनिंग को आइडियाज के थ्रू चैनलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन रिसीवर के हाथ में या रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो उस मीनिंग को प्रॉपर तरीके से डिकोड कर पाता है या नहीं कर पाता है। ठीक है, तो हम कभी भी मीनिंग जो है वो आपका चैनल के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को जरा ध्यान से समझते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 5 ब्लॉक्स हैं। 5 ब्लॉक्स मतलब यहाँ पे आपके 5 मेजर कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 आइडिएशन, नंबर 2 एनकोडिंग, नंबर 3 ट्रांसमिशन, नंबर 4 डिकोडिंग एंड नंबर 5 फीडबैक। ये जो 2 स्टार्टिंग वाले ब्लॉक्स हैं, आइडिएशन एंड एनकोडिंग, ये सेंडर के पार्ट में आते हैं। सेंडर कौन होता है? जो कम्युनिकेट करता है। अगर मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो जब आप बोल रहे हैं तो आप सेंडर हैं, जब आपका फ्रेंड बोल रहा है तो आपका फ्रेंड सेंडर है। तो सेंडर के पास 2 ऑप्शन, सेंडर के पास 2 चीजें होती हैं, आइडिएशन एंड एनकोडिंग। ठीक है, तो यानी सेंडर के पास एक आइडिया है
उस आइडिया को सेंडर कन्वर्ट करता है वर्ड्स में और जेस्चर्स में, जो कि एनकोडिंग कहलाता है। इसी तरीके से जब वो आगे चैनलाइज होता है तो उसका होता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब वो किस चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर रहा है। आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, आप सामने सामने बात कर रहे हैं, जो भी चैनल आप यूज कर रहे हैं। एंड देन इट डिकोडेड बाय द रिसीवर। रिसीवर क्या होता है कि रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद उसका एक फीडबैक वापस से सेंडर को देता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस में जितना भी आपके ब्लॉक्स हैं, अब हम इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आता है आइडिएशन और फॉर्मुलेशन। आइडिएशन का मतलब क्या होता है? आइडिएशन का मतलब होता है कि आप बेसिकली अपने कम्युनिकेशन में क्या कंटेंट रखने वाले हैं, या किस चीज के बारे में आप बात करने वाले हैं, या फिर आपका प्रॉपर और अप्रोप्रिएट कंटेंट क्या है। तो व्हाट जो है कम्युनिकेशन का व्हाट, उसके ऊपर आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो जब भी आप किसी से बात करने वाले हैं तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले आपके दिमाग में थॉट्स आने शुरू होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूं तो इससे पहले मेरे दिमाग में थॉट्स आए होंगे कि हाँ ठीक है, मुझे आज लेक्चर डिलीवर करना है, तो वो कहलाता है आइडिएशन। वहां पे मैंने एक आइडिया जनरेट किया कि मुझे ये काम करना है। ठीक है, then it is concerned with the content of the specific message to be presented. The content of a specific message जो है वो आप अपने दिमाग में एक आइडिया क्रिएट कर लेते हैं। Scope of ideation is limited by sender's knowledge, experience and abilities. अब एक सिंपल सी बात देख लीजिए, अगर एक 5th क्लास का बच्चा है और आपने उससे बोला कि 5th क्लास के बच्चे से कि आप एक 10th क्लास के बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ा दीजिए, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर ये कोई एक्सेप्शनल केस ना हो, if we are not talking about a prodigy, then probably it is impossible, right? तो आपके जो स्पीकर है या आपका जो सेंडर है, उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस और उसकी एबिलिटीज, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि आइडिएशन उसका कैसा होगा, उसका आइडिया कैसा होगा और किस तरीके से वो आइडिया जनरेट करेगा। एक 5th क्लास के बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हायर इकोनॉमिक्स की कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो इसीलिए आइडिया उसके दिमाग में उसी के लेवल के आएंगे। ठीक है ना, इसीलिए छोटे बच्चे के दिमाग में जो आइडियाज आते हैं ना, वो बहुत ही फ्रिवलेस टाइप के या बहुत ही मस्ती करने वाले, मौज करने वाले, इस टाइप के आइडियाज होते हैं। लेकिन जो हायर इंटेलेक्चुअल होते हैं, आपने जनरली ये सेंटेंस सुना होगा कि मैच्योर बनिए, बी मैच्योर। नाउ बी मैच्योर का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में जो आइडियाज आ रहे हैं वो आपके एज के हिसाब से मैच्योर नहीं है या फिर आपके एज से मैच नहीं करते। So when you become mature, it means the maturity of your ideas is also considered. Next is content can either be logical or emotional. हमेशा याद रखिए, आपके कंटेंट को आप हमेशा 2 पार्ट में या 2 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो आपका कंटेंट लॉजिकल होगा या इमोशनल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आपका कंटेंट लॉजिकल है तो आप हमेशा अपने स्टेटमेंट को एक लॉजिक के थ्रू सप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो इमोशनल है तो वहां पे आप इमोशंस के थ्रू उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बट टेक्निकल कम्युनिकेशन में हमेशा हमें लॉजिकल कंटेंट से मतलब होता है। सो टेक्निकल कम्युनिकेशन इज कंसर्न्ड ओनली विद द लॉजिकल कंटेंट। ठीक है, ड्यूरिंग आइडिएशन sender thinks of ideas and decide the type, scope and sources of information. आइडिएशन के दौरान जो आपका सेंडर होता है वो आइडिया के बारे में सोचता है। वो ये सोचता है कि मैं इसके बारे में क्या क्या बोलूंगा। मान लीजिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे आज एक लेक्चर डिलीवर करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उस लेक्चर के बारे में, कंटेंट के बारे में सोचूंगा। फिर मैं ये सोचूंगा कि मुझे उसको डिलीवर कैसे करना है, प्रेजेंटेशन के थ्रू करना है, किस तरीके से करना है। फिर मैं उसके चैलेंजेस के बारे में सोचूंगा, स्कोप के बारे में सोचूंगा, सोर्सेज के बारे में सोचूंगा। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है ये कहलाता है आपका आइडिएशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऑलराइट, आई होप यहां तक आप समझ पाए होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में या फिर स्पेसिफिक कोड में कन्वर्ट करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इंफॉर्मेशन इनटू सम फॉर्म ऑफ लॉजिकल और कोडेड मैसेज। अभी एनकोडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं तो वो किसी लैंग्वेज में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी आंखें बंद करके अगर आप कुछ सोचना चाहेंगे तो आप देखिएगा, आप हिंदी या इंग्लिश में आइडियाज आपके दिमाग में नहीं आते हैं। आपके दिमाग में आइडियाज हमेशा पिक्चर्स में आते हैं, विजुअलाइजेशन इसीलिए बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जब आपके दिमाग में आइडिया आ गया, अब आप उस आइडिया को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एक मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कहलाती है आपकी लैंग्वेज। ठीक है,
अगर आपको हिंदी आती है तो आप उसको हिंदी में बोलेंगे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, तमिल आती है तो तमिल में बोलेंगे, तेलुगु आती है तो तेलुगु में बोलेंगे। सो वट एवर लैंग्वेज यू हैव द पोजेशन ऑफ, you will try to convert your idea or code your idea into that language, ठीक है। लेकिन उस लैंग्वेज में कोड करने के लिए क्या चाहिए, आपको उस लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अगर उस लैंग्वेज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से एनकोडिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो एनकोडिंग प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड द रिलेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। एनकोडिंग इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ या फिर मैं आपका एक लेक्चर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा पर्पस जो है वो आप लोगों को समझाना है। तो मैं किस तरह की लैंग्वेज में कोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों के कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। लेकिन अगर मेरा जो पर्पस होता वो किसी को स्पीच डिलीवर करना होता तो शायद मैं केवल इंग्लिश में कर रहा होता। अगर मेरा पर्पस किसी ऐसे ऑडियंस को समझाना होता जिसको इंग्लिश की नॉलेज नहीं है तो शायद मैं ये काम हिंदी में कर रहा होता, ठीक है। तो एनकोडिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिलेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। मैं अगर सेंडर हूं और आप लोग रिसीवर हैं तो हम लोगों के बीच में किस टाइप का रिलेशन है, एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है। तो वहां पे टोन ऑफ वॉइस, इंटोनेशन, बात करने का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। जब मैं किसी अपने फ्रेंड से बात करूंगा तो उस समय मेरा बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो एनकोडिंग प्रोसेस जो है वो काफी हद तक काफी सारी चीजों पर डिपेंड करता है। इन फॉर्मल सिचुएशन एनकोडिंग हमेशा 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, सेलेक्टिंग अ लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी होती है जो कि कॉमन हो सेंडर और रिसीवर के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं एक सेंडर हूं और आप एक रिसीवर हैं। उस सिचुएशन में अगर मुझे कोई लैंग्वेज आती है और मैं उस लैंग्वेज में अपना एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, बट आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, देन प्रोबेबली यू वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो मेरा कम्युनिकेशन वहां पे फेल हो जाएगा। तो जो भी लैंग्वेज में सेलेक्ट कर रहा हूं या जो भी लैंग्वेज सेंडर सेलेक्ट कर रहा है, उसको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि रिसीवर को वो लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से आती हो, उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। नंबर 2, सेलेक्टिंग अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। आपके दिमाग में आइडिया आया, अब आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप उसको रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, स्पोकन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, या फिर आप उसको नॉन वर्बल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। दीज आर द 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट देम इन डिटेल आफ्टर a small time. Selecting an appropriate communication channel और form। आपको तीसरे नंबर पे क्या सेलेक्ट करना होता है, आपको प्रॉपर चैनल या प्रॉपर फॉर्म सेलेक्ट करनी होती है। अब कौन कौन से चैनल या कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं। नंबर 1, इंटरपर्सनल या फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो सकता है। भाई अगर व्यक्ति आपके सम्मुख मौजूद है तो आप उससे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। नंबर 2, ग्रुप कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप एक ग्रुप में कम्युनिकेट करना चाहते हो। स्पीकर ऑडियंस कम्युनिकेशन हो सकता है कि मैं एज ए स्पीकर एक कॉन्फ्रेंस में बोलने जाऊं, आप वहां पे एक एज एन ऑडियंस बैठे हो, या फिर मैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर सकता हूं। हो सकता है कि आप मेरे पास अवेलेबल ना हो तो मैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर सकता हूं, या फिर मैं रिटन कम्युनिकेशन कर सकता हूं, जैसे कि बुक्स की फॉर्म में होता है, या लेटर्स की फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में, या प्रपोजल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये 3 चीजें कौन कौन सी, सेलेक्टिंग अ लैंग्वेज, सेलेक्टिंग अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेलेक्टिंग एन एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल और फॉर्म। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी एनकोडिंग के लिए। अगर आपने अपनी एनकोडिंग कंप्लीट कर ली, देन कम्स द नेक्स्ट प्रोसेस, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप विच इज द ट्रांसमिशन। भाई आपके दिमाग में एक आइडिया आया, आपने आइडिएशन के थ्रू आइडिया बना लिया, आपने फॉर्मुलेशन के थ्रू या फिर एनकोडिंग के थ्रू उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। अब उसका ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ मैसेज ओवर द चूजन चैनल। आपने मान लीजिए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का चैनल चूज किया। जब आपने टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का चैनल यानी ओरल चैनल चूज किया, तो अब आपका मैसेज उसके थ्रू फ्लो होगा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपका चैनल या फिर आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो पूरी तरीके से नॉइज एंड डिस्टर्बेंस फ्री होना चाहिए। नॉइज एंड डिस्टर्बेंस फ्री का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कभी कभी जब आप किसी से बात करते हैं, देन देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइज इन द टेलीफोन, राइट। आप उसकी बात समझ ही नहीं पाते हैं या फिर आपकी बात कोई समझ ही नहीं पाता है, देन व्हाट डू यू से,
मैं आपको दोबारा से कॉल करता हूँ, कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर आपका जो सिग्नल है वो सही नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन था। जब आप लाइव कम्युनिकेशन करते हैं या फिर फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं तब भी आपका नॉइज एंड डिस्टर्बेंस हो सकता है। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म नॉइज हियर इज दैट नॉइज का मतलब सिर्फ आवाज नहीं होता, नॉइज का मतलब कुछ भी हो सकता है विच इज नॉट डिजायरेबल इन योर कम्युनिकेशन। It may be the undesirable disturbances by the other people. It may be some undesirable objects which are distracting you. It may be anything which is actually causing some undesirable effects in your communication. तो आपका जो चैनल है या ट्रांसमिशन मीडियम है या ट्रांसमिशन चैनल जो है वो आपका कंप्लीटली फ्री फ्रॉम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन डिसरप्ट होगा और आप चाहे कितने भी एफर्ट्स उसमें लगा लीजिए, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स चूजिंग when का मतलब राइट टाइम। नंबर 2 where का मतलब राइट प्लेस। नंबर 3 how का मतलब राइट मेथड। ट्रांसमिशन के लिए आपको when, where एंड how इन 3 चीजों का खास ध्यान रखना होता है। when यानी किस समय आपको बात करनी है। अब देखिए एक सिंपल सी बात समझिएगा, अगर आपको पता है, एक अब हम अपने घर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने फादर से कोई चीज मांगनी है। फॉर एग्जांपल आपको अपने फादर से 1000 रुपीज चाहिए। अब आपको पता है कि आपके फादर का जो मूड है इस समय खराब है, ठीक है, वो अचानक मतलब ऑफिस से आए हैं और आपने उनके बिहेवियर से देख लिया है कि उनको गुस्सा आ रहा है और इस समय उनका मूड खराब है। नाउ डू यू थिंक दैट दिस इज द राइट टाइम टू आस्क फॉर द मनी? आई बिलीव नो, राइट? सो ट्रांसमिशन करने के लिए या फिर आपकी कम्युनिकेशन को करने के लिए दिस वाज नॉट द राइट टाइम। सो यू विल हैव टू सेलेक्ट द राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब आपको ये बात सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि किस समय आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। नंबर 2 वेयर, राइट प्लेस, कहां पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आपको एक इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है और आपके जो बॉस हैं और आप मान लेते हैं कि मतलब एक ऑफिस आवर्स से बाहर आप कहीं बाहर मिले हैं और आपको अपने बॉस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अगर आप एक मार्केट में खड़े हैं या फिर अगर आप एक बिजी प्लेस पे खड़े हैं, देन दैट कैन नॉट बी द राइट प्लेस टू टॉक अबाउट। अगर आप उनसे वास्तव में कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं तो शायद ऑफिस जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट प्लेस है। सो वेयर यू रियली वांट टू कम्युनिकेट, यू नीड टू सेलेक्ट दैट आल्सो, एंड हाउ यू वांट टू कम्युनिकेट। एट टाइम्स रिटन कम्युनिकेशन इज फार बेटर देन ओरल कम्युनिकेशन। अगर आप किसी की कंप्लेन करना चाहते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन फार बेटर होता है ओरल कम्युनिकेशन से, क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन आपको डायरेक्ट जो है क्रिटिसिज्म दे सकता है या डायरेक्ट फीडबैक आपको दे सकता है, तो वहां पे आपको एम्बैरेसिंग फील हो सकता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट ट्रांसमिशन के लिए आपको व्हेन, वेयर एंड हाउ इन तीनों चीजों को अच्छे से समझना और अच्छे से डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिकोडिंग। नाउ डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? सेंडर ने तो अपनी तरफ से एनकोड करके ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू मैसेज भेज दिया। अब आती है बात डिकोडिंग की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू थॉट्स बाय ट्रांसलेटिंग द रिसीव्ड स्टिमुलाई इनटू एन इंटरप्रेटेड मीनिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मैसेज कम्युनिकेटेड। स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको फ्रेगमेंट करके देखिए, हमेशा याद रखिएगा किसी भी लैंग्वेज में स्पेशली जब आप उसके अंदर बहुत ज्यादा स्किल्ड ना हो, हमेशा अपने सेंटेंस को फ्रेगमेंट्स में तोड़ के समझिएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू थॉट्स। तो सबसे पहले तुमने क्या समझ लिया कि डिकोडिंग का मतलब है कि आपने जो मैसेज अभी रिसीव किया है, सबसे पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे थॉट्स में by translating the received stimuli into an interpreted meaning। यानी जो भी आपको स्टिमुलस मिला है या जो भी आपको सिग्नल मिला है, आप उसको एक ऐसी लैंग्वेज में या फिर एक ऐसे टर्म्स में उसको कन्वर्ट करेंगे कि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। अब इस बात का मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि आप जो है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। अब आपको क्या हुआ कि आप एक इंग्लिश की मूवी देख रहे हैं, ठीक है। अब उस इंग्लिश की मूवी में जो दो लोग डायलॉग में बात कर रहे हैं या फिर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, व्हाट विल यू डू? जैसे वो बात करेंगे आप अपने माइंड में उसको हिंदी में कन्वर्ट करते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो इनिशियल लेवल पे जब एक नोविस लर्नर होता है किसी भी लैंग्वेज का, तो वो ट्रांसलेशन के थ्रू ही समझता है। तो आप जो इंटरप्रिटेशन उसका ट्रांसलेशन के थ्रू कर रहे हैं, वही बेसिकली डिकोडिंग कहलाता है। यानी जो भी मैसेज आपने गेन किया, रिसीव किया, उसको रिसीव करने के बाद जो भी आपने उसको समझने के लिए प्रक्रिया अपनी चलाई, वो बेसिकली आपकी डिकोडिंग कहलाता है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू थॉट्स बाय ट्रांसलेटिंग द रिसीव्ड स्टिमुलाई इनटू एन इंटरप्रेटेड मीनिंग in order to understand the message communicated.
ठीक है। नेक्स्ट, नोट दैट ओनली द मैसेज कैन बी ट्रांसफर्ड एंड नॉट द मीनिंग, जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। आप कम्युनिकेशन के थ्रू केवल मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हैं, मीनिंग को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मीनिंग नीड्स टू बी असाइन्ड टू द रिसीव्ड मैसेज बाय द रिसीवर। जब रिसीवर अपना मैसेज रिसीव कर लेगा जो सेंडर ने भेजा है, अब ये रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो उस मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझ पाया है। और अगर वो नहीं समझ पाया है, देयर मे बी मल्टीपल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, देयर मे बी नॉइज एंड डिस्टर्बेंस इन द चैनल, or there may be proper encoding, or there may be proper decoding. So किसी के भी एंड पे प्रॉब्लम हो सकती है, सेंडर के एंड पे भी हो सकती है, रिसीवर के एंड पे भी हो सकती है, और आपके चैनल में या फिर आपके मीडियम में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब चीजों को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि हमारी डिकोडिंग प्रॉपर तरीके से हो रही है या फिर हमारा मैसेज प्रॉपर तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। डिकोडिंग मीन्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड बाय सेंडर। तो डिकोडिंग का अगर एक सिंपल मीनिंग देखा जाए तो मीनिंग होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी आपने अभी गेन किया है, आप उसको एनालाइज करेंगे, आप उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। डिकोडिंग इन ओरल कम्युनिकेशन, अगर आपका कम्युनिकेशन ओरल है तो डिकोडिंग का मतलब होता है लिसन एंड अंडरस्टैंड। आप उसको सुनिए और सुनने के बाद आप उसको समझिए। और अगर आप रिटन कम्युनिकेशन की बात करें तो डिकोडिंग का मतलब होता है रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी आप उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप उसको समझिए। तो इन दोनों प्रोसेस को मिला के, रीड और अंडरस्टैंड को मिला के डिकोडिंग बनती है रिटन कम्युनिकेशन में, और लिसन और अंडरस्टैंड को मिला के आपकी जो डिकोडिंग बनती है वो बनती है ओरल कम्युनिकेशन में। सो आई होप डिकोडिंग को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक और पॉइंट इसके अंदर बचता है, इफेक्टिव डिकोडिंग इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, as any misinterpretation of a message leads to communication breakdown and creates confusion and misunderstanding. Now it is very important, जो मैसेज आप डिलीवर करना चाह रहे हैं, अगर वो मैसेज आपका जो रिसीवर है उसी फॉर्मेट में या उसी तरीके से रिसीव नहीं कर पा रहा है, देन इट कैन लीड टू द कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, मिसकम्युनिकेशन हो जाना। एंड बिलीव मी गाइज, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन और मिसअंडरस्टैंडिंग एक बहुत ही मतलब फैटल सिचुएशन हो सकती है। ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपको बहुत लॉस पहुंचा सकती है या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ज्यादा हो सकते हैं। सो डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सेंडर और रिसीवर दोनों का, एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपकी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने में। नेक्स्ट कम्स योर रेस्पॉन्स, द एक्शन और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज। अब देखिए, सेंडर ने आइडिया बनाया, आइडिया के बाद उसने मैसेज को एनकोड किया लैंग्वेज में, एनकोड करने के बाद उसने ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू सेंड किया, ट्रांसमिशन चैनल के थ्रू सेंड करने के बाद आपका जो रिसीवर था उस रिसीवर ने उसको डिकोड किया। डिकोड करने के बाद अब आया है जो मौका, या अब कह सकते हैं अब जो अवसर आया है वो है आपका रिस्पॉन्स देने का। रिस्पॉन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके कम्युनिकेशन का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आप एक लाइव क्लासरूम में हैं, उस लाइव क्लासरूम के जो सबसे बड़े बेनिफिट्स होते हैं, वो सिर्फ एक मेजर बेनिफिट जो मैं आपको बताऊंगा वो है रिस्पॉन्स। और ये जो फिफ्थ फैक्टर है, जब भी कोई फैकल्टी किसी बच्चे से कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको एक इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, तो वहां से मुझे पता चलता है कि भाई बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कम्युनिकेशन लूप को क्लोज करने का, कम्युनिकेशन लूप को क्लोज करने का, ठीक है। तो रिस्पॉन्स होता क्या है, द एक्शन और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज, यानी आपका जो रिसीवर है वो उसका मैसेज को रिसीव करने के बाद एक्शन या रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, वो कहलाता है रिस्पॉन्स। इट हेल्प्स द सेंडर टू नो दैट द मैसेज वाज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड और सिंपली रिजेक्टेड। अगर आपने कोई बात बोली और बोलने के बाद सामने वाले व्यक्ति ने कोई रिस्पॉन्स या कोई रिएक्शन नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति को वो बात समझ में ही ना आई हो, और अगर वो बात समझ में ही नहीं आई है तो कम्युनिकेशन वहां पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू एंड्रयू ग्रूव, हाउ वेल वी कम्युनिकेट इज डिटरमाइंड नॉट बाय हाउ वेल वी से थिंग्स बट हाउ वेल वी आर अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या है इस बात का, मैं आपको कितने भी अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, देन प्रोबेबली मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूं। क्योंकि हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है
वो हमारे थ्रू समझ में, हमारे थ्रू जज नहीं किया जाता है। मेरा कम्युनिकेशन मेरे बोलने के तरीके के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मेरे ऑडियंस के द्वारा समझने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या उनको समझ में आ रहा है। जो भी मैं बोल रहा हूं अगर वो मेरी ऑडियंस के समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने आप को कितना अच्छा कम्युनिकेटर बोलता हूं या फिर मैं अपने आप को कितना अच्छा स्पीकर बोलता हूं, लेकिन मैं एक अच्छा स्पीकर कभी नहीं हो सकता जब तक कि मेरे ऑडियंस मुझे अच्छे तरीके से ना समझ पाए। ठीक है, तो रेस्पॉन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। रेस्पॉन्स तभी आ सकता है, या फिर पॉजिटिव रिस्पॉन्स या फिर आपका जो डिजायरेबल रिस्पॉन्स है वो तभी आ सकता है जब आपका ऑडियंस मैसेज को प्रॉपर तरीके से समझे। सो नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। द कम्युनिकेशन इज फुल्ली इफेक्टिव when there is a desirable response or desired response from the receiver which can be verified only through feedback, right? जो response होता है वो एक feedback का काम करता है। अब वो feedback जब आपके sender के पास पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको कुछ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ या मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मैंने पूरा 1 घंटे का लेक्चर लिया, लेक्चर लेने के बाद मैंने लेक्चर के एंड में आपसे क्या किया, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। जब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपने उन क्वेश्चंस का जवाब गलत दिया, तो अब होगा क्या, आपने जो मुझे रिस्पॉन्स दिया उस रिस्पॉन्स से मुझे एक फीडबैक मिला कि भाई जो भी मैंने पढ़ाया है वो मेरे स्टूडेंट्स के समझ में नहीं आया। सो नाउ ये जो फीडबैक है, इस फीडबैक ने एक पूरा लूप कंप्लीट कर दिया। यानी ये जो मेरा कम्युनिकेशन था आज का, मेरे आइडिएशन का, फिर मेरे एनकोडिंग का, फिर मेरे ट्रांसमिशन का, आप लोगों के डिकोड करने का और डिकोड करने के बाद रिस्पॉन्स देने का, ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया। अब इस लूप के कंप्लीट होने के बाद मुझे ये पता लग गया कि आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तो अब मुझे ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना होगा। और अगर आप लोग उस क्वेश्चंस के आंसर सही दे देते तो फिर क्या होता, तब भी ये लूप क्लोज हो जाता और मुझे पता लग जाता कि भाई मैंने जो यहाँ पे कम्युनिकेशन किया था वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा। तो कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने का पता कैसे लगेगा, उसका फीडबैक जो है वो आपको रिस्पॉन्स के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। द एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस आर एज फॉलोज। अब एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके एसेंशियल्स या उसके मेजर जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। नंबर 1, अ वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, जिस एनवायरनमेंट में या फिर जिस जगह पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट आपका ऑफिस भी हो सकता है, आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है, आपकी लेबोरेटरी भी हो सकती है, आपका क्लासरूम भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सेटिंग या ऐसा कोई भी जगह जहां पे आप अपना टेक्निकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो बेसिकली आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। तो आपका एक वेल डिफाइंड कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए। नंबर 2, कॉपरेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। अब देखिए, सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कॉपरेशन ही नहीं है तो कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। अगर एज अ फैकल्टी आप एज अ स्टूडेंट, अगर एज अ स्टूडेंट आप किसी फैकल्टी को पसंद ही नहीं करते हैं, देन नो मैटर हाउ गुड दैट टीचर इज और हाउ एफिशिएंट दैट टीचर इज, यू वुड नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम दैट टीचर। आप उसको सुनेंगे ही नहीं। जब आप सुनेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो यहाँ पे एक्सपर्टीज में फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फर्क इस बात का फर्क पड़ता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉपरेशन कैसा है। क्या रिसीवर सेंडर को सुनने के लिए तैयार है और क्या सेंडर रिसीवर को कुछ बताने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट चैनल, आप कौन सा चैनल चूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक अनपढ़ व्यक्ति है और आप उस अनपढ़ व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को पढ़ना लिखना नहीं आता, आप उसको एक पम्फलेट पकड़ा के चले जाएं या फिर एक बैनर पकड़ा के चले जाएं कि ये मेरे उसका कोचिंग का एड है और आप जो है मतलब इसको पढ़ लीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप आ जाइए। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि वो उस मैसेज को पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो यहाँ पे आपने जो चैनल चूज किया है वो गलत है। वहां पे आप एक वर्बल चैनल या फिर ओरल चैनल चूज कर सकते थे। आप उसको अपने एंटरप्राइज के बारे में बता सकते थे। तो अगर आप उसको अपने एंटरप्राइज के बारे में बताएंगे तो वहां पे वो उसको अच्छे से समझ पाएगा। तो अप्रोप्रिएट चैनल चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द मैसेज, आपका जो भी मैसेज है उसकी एनकोडिंग और डिकोडिंग प्रॉपर तरीके से होनी बहुत जरूरी है। सेंडर के द्वारा एनकोडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर मतलब सेंडर की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए, और साथ के साथ आपका जो रिसीवर है उसकी भी कम्युनिकेशन के ऊपर या लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी उन दोनों में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द फीडबैक। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फीडबैक नहीं होगा तो कम्युनिकेशन लूप जो है वो आपका
क्लोज नहीं होगा, और क्लोज नहीं होगा तो उस कम्युनिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा गाइस। सो नाउ लेट्स चेक आउट आवर लर्निंग। So I'll request you to just pause the screen and just try to find out true and false statement out of them. इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसको एक बार चेक कीजिएगा कि आप लोगों ने उसको सही तरीके से एनालाइज किया है, या फिर आप लोगों की जो लर्निंग है यहाँ तक वो सही तरीके से हो पाई है कि नहीं हो पाई है। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। 3 मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए बच्चों, 3 मेथड्स हो सकते हैं कम्युनिकेशन के: रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है आपको पता है, जब आप कोई भी चीज या कोई भी कम्युनिकेशन आप लिखित फॉर्म में करते हैं या रिटन फॉर्म में करते हैं, लिख के करते हैं, तो वो आपका रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है। नाउ रिटन कम्युनिकेशन की कुछ खासियत होती है। पहली बात, इट लीव्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। अगर आपने किसी को मेल कर दिया या अगर आपने किसी को व्हाट्सएप कर दिया या कोई मैसेज कर दिया तो वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हो जाता है। इसीलिए जब भी कभी किसी व्यक्ति को एक परमानेंट रिकॉर्ड चाहिए होता है, वो हमेशा क्या बोलता है? प्लीज गिव मी इन रिटन, राइट? आपकी वर्बल जो आपने जो बोला है उस बोलने का आज रिकॉर्ड नहीं होता है जनरली, हालांकि बोलने का भी लोग रिकॉर्ड रख सकते हैं, और आप आज के टाइम पे आपके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू अपना परमानेंट रिकॉर्ड रख सकते हैं। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी द परमानेंट ऑलवेज। ठीक है, इसके लिए कोई टूल नहीं चाहिए होता, इसके लिए आपने अगर कागज पे लिखा है तो वो रिटन आपका परमानेंट हो गया। द सेंडर डज नॉट गेट इंस्टेंट फीडबैक फॉर हिज और हर मैसेज। अब देखिए, अगर आपने डायरेक्टर को या फिर अगर आपने किसी, मान लीजिए कि आप अपने टेलीफोन जो एक्सचेंज है या फिर आपकी जो टेलीफोन की कंपनी है एयरटेल, आप उससे खुश नहीं है, तो आपने क्या किया? आपने उनको एक मेल डाला कि भाई आप लोग की जो है अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी कुछ उसके अंदर लिखा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जब आप उसको मेल डालेंगे तो उसमें कम से कम 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन, या हो सकता है 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम उसके अंदर लगेगा। यानी आपको इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता है। लेकिन जब आप ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, सामने सामने कम्युनिकेशन करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहां पे आपको इंस्टेंट फीडबैक मिलता है। आपका जो रिसीवर है वो आपको इंस्टेंट फीडबैक देता है या फिर इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करता है। तीसरी बात, ऑल्सो ही शी कैन नॉट एड पर्सनल टच टू द मैसेज व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, ऑल्दो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच यू कैन गिव द पर्सनल टच टू द लैंग्वेज। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में पर्सनल टच देना या फिर पर्सनल एक अनुभव कराना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब आप सामने सामने किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसको एक पर्सनल महसूस करा सकते हैं, आप उसमें एक पर्सनल फीलिंग महसूस करा सकते हैं अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी लैंग्वेज के इंटोनेशन के थ्रू, हैप्टिक्स के थ्रू, इन सब चीजों के थ्रू आप एक पर्सनल टच दे सकते हैं। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपका पर्सनल टच देना। Preferred in business scenarios because it leaves a proof of the communication and ensures formality and correctness in formal correspondence। यानी ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है जनरली ये आप लोगों के बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि वहां पे हर चीज आपको फॉर्मल और करेक्ट चाहिए होती है, हर चीज का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। तो रिटन कम्युनिकेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट और मोस्ट सूटेड वन फॉर द बिजनेस कम्युनिकेशन। Coming to the verbal communication, it is done orally between people। जब आप orally किसी से communicate करते हैं तो ये आपका verbal communication कहलाता है। Biggest advantage, it provides immediate feedback। As we earlier discussed, oral communication can give you the immediate feedback to the sender of the message। Give a personal touch to the communication। Again we discussed about it। कम्युनिकेशन में पर्सनल टच अगर आप देना चाहते हैं तो आपको वर्बली सामने सामने कम्युनिकेट करना चाहिए। हमेशा याद रखिए, अगर आप इफेक्ट जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है या फिर आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, जनरली वर्बल भी कई तरह का हो सकता है, टेलीफोनिक भी हो सकता है और आपका फेस टू फेस भी हो सकता है। तो फेस टू फेस टाइप का वर्बल कम्युनिकेशन सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इमोशनली, या फिर आप ये समझ लीजिए कि नॉन वर्बली सामने वाले व्यक्ति को इम्पैक्ट करने का या फिर उसको इन्फ्लुएंस करने का बहुत सारे मेथड्स आपके पास होते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी द वर्बल एंड दैट टू फेस कम्युनिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो अगर आप कभी भी किसी व्यक्ति के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, कभी भी टेलीफोन पे बात मत कीजिए, कभी भी रिटन कम्युनिकेशन व्हाट्सएप या मैसेज के थ्रू बात मत कीजिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उससे पर्सनली मिले, सामने बैठे और तब बात करें। वहां पे आपके कम्युनिकेशन अच्छा होता है
और आपके कॉन्फ्लिक्ट के रिजॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज गिव्स द पर्सनल टच द कम्युनिकेशन, we have already done it. It can be given levels of intensity and effectiveness through tone, वॉइस मॉड्यूलेशन, इंटोनेशन एंड पिच वेरिएशन। जैसा कि मैंने बताया, आप अपनी वॉइस के माध्यम से, अपनी वॉइस के टोन के माध्यम से, मॉड्यूलेशन के माध्यम से, इंटोनेशन और पिच वेरिएशन के माध्यम से अपने सारे इमोशंस को जाहिर कर सकते हैं। तो इसीलिए इंटेंसिटी और इफेक्टिवनेस ये आपके वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू ही आपकी रिफ्लेक्ट होती है। Then comes your non-verbal communication. Now non-verbal communication का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वर्ड्स या लैंग्वेज का यूज नहीं होता है, यहाँ पे आपका एक डिफरेंट तरह की अप्रोच यूज होती है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल और यू कैन से द सिंबल्स। ठीक है, यहाँ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका जनरली जेस्चर्स होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, आई कॉन्टेक्ट, टच, ड्रेस, स्पेस बिटवीन द पीपल कम्युनिकेटिंग एंड एम्बियंस एक्सेट्रा। यानी आप किस तरह के एम्बियंस में बैठ के बात कर रहे हैं उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर। ठीक है, आप अगर एक मीटिंग रेस्टोरेंट में ले रहे हैं या फिर वही मीटिंग आप एक फॉर्मल सेटिंग में उसमें एक बंद ऑफिस में ले रहे हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वो भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरह देखा जाता है। आपके जेस्चर्स क्या हैं, आपका हैंड मूवमेंट, आपका लेग मूवमेंट, आपकी बॉडी का मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, क्या आप सही तरीके से आई कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके जो लोगों के बीच का स्पेस है, फॉर एग्जांपल आप अपने रिसीवर से कितनी दूरी पे बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आप ऐसे समझ लीजिए, एक सिंपल सा एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ। अगर किसी बुक का कवर बहुत अच्छा है तो आप जनरली उस बुक को खरीदने के ज्यादा उसके लिए उत्सुक रहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किसी बुक के अगर पेजेस बहुत अच्छे हैं, व्हाइट कलर के, शाइनिंग व्हाइट कलर के पेजेस हैं, तो आपको उस बुक को पढ़ने में अच्छा लगता है, बहुत आप उसको एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस बुक ने एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया है। नाउ दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एंश्योरिंग दैट यू बाय द बुक, राइट। तो वहां पे बुक का टेक्सचर, बुक का कवर, बुक का कलर, ये सारी चीजें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आप कौन सा बैनर जाते हुए पढ़ते हैं या कौन सा बिलबोर्ड आप जाते हुए पढ़ते हैं, ये भी उस बिलबोर्ड के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन दैट्स अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो इट इज यूज्ड वाइडली बट सेल्डम रिकॉग्नाइज्ड। ये हमेशा यूज होता है, ऐसा कोई केस नहीं हो सकता, ऐसा कोई चांस नहीं हो सकता कि आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना कर रहे हो, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है लोगों में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन में एक्सेल करने का, एस करने का। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देयर आर 5 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन: काइनेसिक्स, पैरालिंग्विस्टिक्स, प्रॉक्सिमिक्स, क्रोनेमिक्स एंड हैप्टिक्स। इनके बारे में बहुत छोटा छोटा सा डिस्कशन हम लोग जरूर देखेंगे। तो काइनेसिक्स का मतलब बच्चों क्या होता है? काइनेसिक्स का मतलब होता है, ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बना है। अगर आप लोग वर्ड्स के बारे में जानते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ड्स हमेशा रूट्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स से मिलके बने होते हैं। तो यहाँ काइनेसिक्स में आपका जो रूट वर्ड है वो है काइन। काइन का मतलब होता है मोशन। तो ये काइनेसिक्स का मतलब होता है मस्कुलर एक्टिविटी या फिर बॉडी का जो आपका मूवमेंट होता है। जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू या फिर बॉडी के मूवमेंट के थ्रू कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काइनेसिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल थम्स अप का जेस्चर, जब आप एक थम्स अप जेस्चर देते हैं सामने वाले को विश करने के लिए, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, तो वो भी एक काइनेसिक्स का पार्ट होता है। वहां पे आप बोलते कुछ नहीं है, बट थम्स अप काफी हद तक आपको समझाने के लिए काफी है। ठीक है, चीयरिंग टू डिसअप्रूव, आपने देखा होगा कि जब घर में छोटा बच्चा कुछ जिद कर रहा होता है या फिर कुछ बहुत परेशान कर रहा होता है और सामने गेस्ट बैठे हुए हैं, तो अब उसको डांटा तो जा सकता नहीं है, वहां पे अच्छा नहीं लगता कि आप गेस्ट के सामने बच्चे को डांटें। तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स आंखों को दिखाने से क्या होता है, बच्चा समझ जाता है कि वो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे एक्शन को डिसअप्रूव कर रहे हैं ना। वहां पे कोई वर्ड्स का यूज नहीं हुआ है, लेकिन केवल स्टेयरिंग के एक्शन से आप समझ गए हैं कि यहाँ पे मुझे क्या करना है। तो दैट इज कॉल्ड अ काइनेसिक्स और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नोडिंग टू एग्री और नेगिंग टू डिसएग्री, जब आप हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हैं या फिर ना करने में अपनी गर्दन हिलाते हैं तो वो भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन काइनेसिक्स के अंडर में आता है। शेकिंग ऑफ लेग्स, फिजिटिंग, कुछ लोगों की हाथ को लगातार अपनी उंगलियां चटकाने की आदत होती है या फिर किसी पेन के साथ फिजिट करने की आदत होती है या फिर खड़े खड़े लेग्स को शेक करने की आदत होती है। ये सब जो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, ये सब आपके काइनेसिक्स के अंडर में आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कम्स योर पैरालिंग्विस्टिक्स। पैरालिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है, आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में एक चीज होती है आपकी यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस, सेंटेंसेस, जिसके थ्रू आप अपना मीनिंग दे रहे हैं। लेकिन कंटेंट के अलावा जो आपका मेजर पार्ट होता है वो होता है हाउ। इट मीन्स नॉट ओनली व्हाट यू कम्युनिकेट बट हाउ यू कम्युनिकेट। ये जो हाउ यू कम्युनिकेट वाला पार्ट आता है ये बेसिकली पैरालिंग्विस्टिक्स में आता है। तो आपके बोलने का तौर तरीका, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आपका रेट ऑफ स्पीच, आप तेजी से बोलते हैं या बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, आपका एक्सेंट, आप यूएस एक्सेंट में बोल रहे हैं, इंडियन एक्सेंट में बोल रहे हैं, यूके एक्सेंट में बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बोल रहे हैं, किस तरीके से आप बात कर रहे हैं। एक्सेंट बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है। आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक नॉर्थ इंडियन व्यक्ति एक साउथ इंडियन व्यक्ति से बात कर रहा है तो नॉर्थ इंडियन एक्सेंट डिफरेंट होता है, साउथ इंडियन एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपका वॉल्यूम, आप हाई वॉल्यूम में बात कर रहे हैं या फिर आप लो वॉल्यूम में बात कर रहे हैं। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आप अपनी वॉइस को किस तरीके से मॉड्यूलेट कर रहे हैं। आपका पिच, आपकी आवाज जो है वो काफी तेज है या फिर काफी धीरे है। फ्लुएंसी, कितना फ्लुएंटली आप अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं, कुछ लोगों को फ्लुएंसी का मतलब गलत पता होता है, उन लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फ्लुएंसी का मतलब तेज बोलना या फिर बहुत तेजी से बहुत फास्ट बोलना नहीं होता है। फ्लुएंसी का मतलब होता है व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग लाइक अ फ्लो। और फ्लो हमेशा तेज तो नहीं होता ना, फ्लो धीरे धीरे भी तो हो सकता है। तो फ्लुएंसी का मतलब होता है व्हेन योर आइडियाज आर कमिंग विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन और विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। योर आइडियाज आर जस्ट फ्लोइंग लाइक एज इफ वाटर इज फ्लोइंग। ठीक है, तो आपके आइडियाज जब एक बहुत ही ग्रेजुअल फॉर्म में स्मूथली फ्लो करते हैं वो आपका फ्लुएंसी कहलाता है। फ्लुएंसी के लिए नो डाउट देयर शुड बी कमांड ओवर लैंग्वेज। अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आपकी फ्लुएंसी बरकरार रहती है। अगर आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड नहीं है तो आपको वोकैबुलरी में और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, भले ही आपके पास आइडियाज हो, आप उनको प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाएंगे। तो जब तक बोल नहीं पाएंगे तब तक फ्लुएंसी नहीं आएगी। लेकिन इस बात को कभी मत मानिएगा और इस बात को कभी सोचिएगा भी मत कि फ्लुएंसी का मतलब होता है जितना तेज में हो सकूं बोल दूं, सामने वाले को कुछ समझ में आए या ना आए। फ्लुएंसी का मतलब होता है फ्लो, आपके कम्युनिकेशन में फ्लो कैसा है। ठीक है, हाउ यू से समथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से। यानी जो आप बोलते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको आप कैसे बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, कम हियर। अगर इस सेंटेंस को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिटन फॉर्म में, इसका सिर्फ एक ही मतलब है यहां आओ, लेकिन यहाँ पे इसको कोई भी इमोशन नहीं दिया गया है। लेकिन जब मैं इस सेंटेंस को बोलूंगा, बोलने के तरीके से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सेंटेंस मैं किस तरीके से बोल रहा हूं या फिर मैं किस टेम्परामेंट के साथ बोल रहा हूं। कैसे, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं किसी व्यक्ति को बहुत ही पोलाइटली बुलाना चाहता हूं देन आई विल से कम हियर। अगर मैं किसी व्यक्ति को थोड़ा सा मैं एक हायर पोजीशन पे हूं और मैं उस व्यक्ति को, वो मेरे से थोड़ा सा लोअर पोजीशन पे है और मैं अपना हायर पोजीशन का एक ईगो वहां पे दिखाना चाहता हूं, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, कम हियर। और अगर मैं किसी से गुस्सा हूं और गुस्से में किसी को बुला रहा हूं तो वहां पे मेरी पिच और ज्यादा तेज हो जाएगी, कम हियर। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये तीनों वेज में बोलने के तरीके में डिफरेंस आ गया। कंटेंट बिल्कुल सेम है, कम हियर, ठीक है, लेकिन उसको बोलने के तरीके में डिफरेंस आ गया। तो आपने समझ लिया कि मेरे बोलने के तरीके से उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व हैं। ये कहलाता है पैरालिंग्विस्टिक्स, यानी लैंग्वेज के कंटेंट से ऊपर की बात या फिर लैंग्वेज के कंटेंट के बियॉन्ड वाली जो बात होती है जिसको आपको समझना जरूरी होता है। लैंग्वेज एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है, आप इसको सिंपल में समझिए। ठीक है ना, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बात माननी पड़ेगी कि लैंग्वेज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना है जिसके थ्रू आप सामने वाले को परसुएड कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, आप अपने डिजायरेबल रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। तो लैंग्वेज को इतनी सिंपल नहीं हो सकती, लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमिंग टू द प्रॉक्सिमिक्स। नाउ प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कितना पास या दूर आप लोगों से खड़े हैं। ये जो आपको राइट हैंड साइड पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम बेसिकली आपकी प्रॉक्सिमिक्स की स्टडीज को रिप्रेजेंट करता है। जब आप किसी व्यक्ति से केवल 1.5 फीट से या 1.5 फीट के आसपास की दूरी में खड़े होते हैं तो आप बेसिकली उनके पर्सनल स्पेस में होते हैं। अगर 1.5 फुट से भी कम वाले स्पेस में है तो वो इंटीमेट जोन कहलाता है।
तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन में या टेक्निकल कम्युनिकेशन में कभी भी व्यक्ति इंटीमेट और पर्सनल जोन में एंटर नहीं करता है। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। व्हेनेवर यू आर कम्युनिकेटिंग इन पब्लिक, नो मैटर हाउ क्लोज टू द पर्सन यू आर, always, because you see your non-verbal communication represent a lot of things, right? So you should never try to enter into the personal space or the intimate space of a person. So हमेशा पहली बात तो 1.5 फुट से ज्यादा दूरी पे आप डिस्टेंस बना के रखिए, तब आप बात कीजिए। नंबर 2, when you are in a distance of 4 feet, एक 4 फीट के डायमीटर का सर्कल में अगर आप खड़े हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो कहलाता है आपका सोशल स्पेस। दिस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पेस फॉर द टेक्निकल कम्युनिकेशन। उसके बाद का जो स्पेस होता है 12 फीट से लेकर 25 फीट तक का, वो आपका पब्लिक स्पेस होता है। फॉर एग्जाम्पल अ क्लासरूम, क्लासरूम में क्या होता है, 12 से 25 फीट के डिस्टेंस के अलोंग आपके स्टूडेंट्स लोग बैठे होते हैं, देन ऑन द फ्रंट आपके जो फैकल्टी है वो आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं, तो वो आपका पब्लिक स्पेस कहलाता है। तो प्रॉक्सिमिक्स जो होता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ स्पेस एंड द इफेक्ट्स दैट पॉपुलेशन डेंसिटी हैज ऑन ऑब्जर्वर, कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन इज नोन एज प्रॉक्सिमिक्स। यानी आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी, आपकी जगह और आपके उस जगह का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, वो बेसिकली प्रॉक्सिमिक्स की स्टडी में आता है। प्रॉक्सिमिक्स भी काफी हद तक नॉन वर्बली कम्युनिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 व्यक्तियों को कम्युनिकेट करते हुए देखते हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि उनके बीच में कितनी क्लोजनेस है। अगर वो काफी दूर दूर खड़े हैं, तो इसका मतलब वो एक सोशल स्पेस में है, वो केवल फॉर्मली डील कर रहे हैं। अगर वो अपने पर्सनल स्पेस में है, तो हो सकता है कि वो इनफॉर्मली डील कर रहे हो और वो बहुत ही मतलब बहुत क्लोज बातें कर रहे हो, जो वो दूसरे व्यक्तियों को नहीं सुनाना चाहते। अगर कोई इंटीमेट जोन में है, देन इट्स एंटायरली डिफरेंट एरिया। इंटीमेट जोन में आप अगर किसी को देखेंगे, तो ऑब्वियसली आप उसको समझ ही जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द क्रोनमिक्स। क्रोनमिक्स का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग यूजिंग टाइम एज अ फैक्टर। आप टाइम को एक फैक्टर की तरह यूज करके अगर आप नॉन वर्बली कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका क्रोनमिक्स कहलाता है। ठीक है। यहाँ पे क्रोनो जो वर्ड है, रूट वर्ड है, वो टाइम से रिलेटेड होता है, जैसे क्रोनोग्राफ, क्रोनोलॉजी, राइट, ये सब आपके रूट वर्ड्स हैं। मैं वोकैबुलरी के ऊपर जब आपका लेक्चर डेवलप करूंगा, देन आपको ये सब चीजें समझाऊंगा। सो इसका एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए कि आप जो है एक बॉस हैं अपने ऑफिस में, और आप रोजाना शार्प 9 o'clock ऑफिस में पहुंच जाते हैं। अब आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपको उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब आप शार्प 9 बजे वहां पे पहुंच जाते हैं, तो सबको एक मैसेज जाता है कि ये बॉस जो है, इनको सुबह बिल्कुल टाइम पे आना पसंद है, 9 बजे आना पसंद है, तो हम सभी लोगों को भी टाइम पे आना चाहिए, अदरवाइज किसी ना किसी दिन डांट पड़ सकती है। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन आपके टाइम पे आने की वजह से बाकी सारे लोगों को जो रियलाइजेशन हुआ, वो आपका क्रोनमिक्स के थ्रू रियलाइज हुआ, या फिर वो आपका क्रोनमिक्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू आपका रियलाइज हुआ। एंड द लास्ट इज हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है द वेज इन विच पीपल एंड एनिमल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट वाया द सेंस ऑफ टच। अब आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा बहुत अच्छा काम करता है, तो उसके पेरेंट्स क्या होता है, उसके सर पे हाथ फेरते हैं या फिर उसकी पीठ थपथपाते हैं। तो ये जो आपके टच करने का जो फिनोमिना होता है, ये कहलाता है हैप्टिक्स। ये जनरली सभी एनिमल्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पपी को या फिर अगर आप एक पेट रखते हैं, आप पेट के शौकीन हैं, तो आपको पता है कि डॉग या जो भी कुछ होता है, आप कैट जो है, आप क्या करते हैं, आप उसकी कमर पे हाथ फेरते हैं, आप उसको एक कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। तो ये जो आपका कम्युनिकेट करने का तरीका होता है, ये कहलाता है हैप्टिक्स। टच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट द आइडियाज एंड फीलिंग्स। ठीक है। मोड्स क्या होते हैं इसमें, स्ट्रोकिंग हो सकता है, हिटिंग हो सकता है, पैटिंग, शेकिंग हैंड्स एक्सेट्रा। तो शेकिंग हैंड्स भी हैप्टिक्स का एक मीनिंग है। तो अगर आप किसी के साथ हैंड शेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि यस, आई एम कंफर्टेबल विद यू इन टॉकिंग एंड इन कम्युनिकेटिंग। ठीक है। नाउ कमिंग टू द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन के 5 मेजर लेवल्स हो सकते हैं। नंबर 1, एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, interpersonal communication, organizational communication and mass communication. So let's discuss about them one by one. एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक ह्यूमन बीइंग किसी नॉन ह्यूमन एंटाइटी के साथ डील कर रहा होता है, तो वहां पे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, राइट। फॉर एग्जांपल, आपका जो रिलेशनशिप आपके पेट के साथ होता है,
जब आप अपने पेट को नॉन वर्बली कोई भी सिग्नल करते हैं तो वो आपको समझता है, आपको सुनता है, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्स परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। यहाँ पे सेंडर और रिसीवर के बीच में एक बहुत ही परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन स्किल्स जनरली नॉन वर्बल होते हैं। आप अपने जो डॉग से बातें जो करते हैं वो ऑब्वियसली आप हो सकता है आप उसको कुछ बोलते हो या फिर बोल के आप कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे करते हो, लेकिन जनरली जो भी कम्युनिकेशन होता है वो मैक्सिमम कंडीशंस में नॉन वर्बल होता है। तो वहां पे साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। तो अगर मेरा पेट है तो ऑब्वियसली बात है वो मेरी बात सुनेगा या फिर मेरे साइंस एंड सिंबल्स को समझेगा। आपके साइंस एंड सिंबल्स को समझना उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा और हो सकता है कि वो उनको इंटरप्रेट ही ना कर पाए। तो ये कहलाता है आपका एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ कम्स द इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन आपके अंदर चल रहा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक इंडिविजुअल हमेशा अपने आप से बात कर रहा होता है, आप अपने आप से हमेशा बातें कर रहे होते हैं। अगर आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं तो भी आपके दिमाग में अपने आप से बातें चल रही होती हैं, ठीक है। तो आपके जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका होता है या जो भी कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है वो सब आपका इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये डिसाइड करता है कि आपका मोटिवेशन लेवल, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन लेवल, आपका जो लाइक अप्रोच है वो क्या है, ठीक है। तो आपका अगर मोटिवेशन लेवल अच्छा है, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो इसका मतलब आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा है। आप हमेशा मोटिवेशनल बातों के बारे में सोचते हैं, मोटिवेशनल तरीके से चीजों को इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज योर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं या फिर आप अपनी क्लास में बात कर रहे हैं, ये कहलाता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। सो ये आपका इसमें कई सारे आपके पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। They are in close physical proximity to each other. Many sensory channels are used. यहाँ पे बहुत सारे sensory channels used होते हैं। आपके emotions use हो सकते हैं, आपके eye contact use हो सकता है, gestures use हो सकता है, और यहाँ पे feedback जो होता है वो भी आपको immediate मिलता है interpersonal communication में। Interpersonal communication के बारे में और क्या बात है? Note that the non-verbal communication plays a major role in interpersonal communication. Interpersonal communication में, क्योंकि जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो वहां पे आपका non-verbal communication एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है, ठीक है। Interpersonal communication can be formal और informal. एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, जैसे कि आपके बॉस के साथ, आपके डायरेक्टर के साथ, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, या फिर इनफॉर्मल भी हो सकता है, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल, कॉन्वर्सेशन बिटवीन पीपल इन अ कैफे, इंटरव्यू एंड इवन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ऑल दीज आर कॉल्ड द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में सबसे टॉप पोजीशन पे एक सीईओ हो गए, उनके नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे काफी सारे डायरेक्टर्स हैं, देन डायरेक्टर्स के नीचे हर एक अपना डिपार्टमेंट है, देन उनके नीचे और भी एम्प्लॉइज हैं। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन में पहला टाइप का जो कम्युनिकेशन होता है इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो कम्युनिकेशन होता है वो कहलाता है आपका इंटरनल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच में हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कंपनी से बिलोंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप एक मेंबर हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में जो आपका कम्युनिकेशन है वो आपका कहलाता है इंटरनल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन। लेकिन अगर उसी कंडीशन में आपका जो है मान लीजिए कि आपके किसी डिपार्टमेंट को, प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट को कोई रॉ मटेरियल बाहर से किसी वेंडर से मंगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वेंडर जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो एक्सटर्नल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज द पर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए, इंटरनल ऑपरेशनल और पर्सनल कम्युनिकेशन में एक डिफरेंस है। इंटरनल ऑपरेशनल कम्युनिकेशन जो होता है वो हमेशा फॉर्मल होता है, हमेशा टेक्निकल होता है, या फिर हमेशा वर्क ओरिएंटेड होता है। लेकिन जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो एम्प्लॉइज के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप्स के बीच में की वजह से बन सकता है। फॉर एग्जांपल,
दो एम्प्लॉई अगर आपस में बराबर बराबर में काम कर रहे हैं दो मशीनों पे, तो ऑब्वियसली वो इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उनके बीच में टेक्निकल और फॉर्मल कम्युनिकेशन तो होगा ही, लेकिन वो एक दूसरे का हालचाल पूछेंगे, उनके बीच में एक फ्रेंडशिप डेवलप हो जाएगी, एक कमराडरी डेवलप हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि वहां पे उनके बीच में एक पर्सनल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो एक दूसरे के बारे में पूछेंगे, एक दूसरे के घर वालों के बारे में पूछेंगे, कैसे हैं सब लोग, ये सब चीजें आपके पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, ठीक है, अदर देन बिजनेस और ऑफिशियल पर्पस, राइट। तो दिस इज कॉल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। तो तीन हो गए इसके अंदर, इंटरनल ऑपरेशनल, एक्सटर्नल ऑपरेशन एंड पर्सनल। लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज योर मास कम्युनिकेशन। नाउ मास कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों, जब भी कभी आप एक साथ मास में बहुत सारे लोगों को डील कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू डील कर रहे हैं, आप न्यूज चैनल के थ्रू डील कर रहे हैं, आप यूट्यूब के थ्रू डील कर रहे हैं, आप और भी बहुत सारे मीडियम्स आपके हो सकते हैं जिनके थ्रू आप डील करते हैं, ठीक है। जब आप एक साथ अपने मैसेज को बहुत सारे लोगों को दे रहे होते हैं तो वहां पे आपका जो कम्युनिकेशन होता है वो मास कम्युनिकेशन कहलाता है। The audience is heterogeneous and anonymous। यहाँ पे ऑडियंस आपको मैक्सिमम कंडीशंस में आपको पता भी नहीं होता कि आपकी ऑडियंस कौन कौन है। ये तो पता होता है कि ऑडियंस बेसिकली जनरली कौन है। फॉर एग्जांपल इंडिया के लोगों के लिए अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके ऑडियंस इंडियंस हो गए, लेकिन आप यहाँ पे उनके बीच में बहुत ज्यादा कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि मेरे जो ऑडियंस हैं लाइक वो बहुत एजुकेटेड ही होंगे या बहुत अनएजुकेटेड ही होंगे, कोई भी आपको सुन सकता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आपको मन की बात सुनाते हैं तो मन की बात बच्चा भी सुन सकता है, बूढ़ा भी सुन सकता है और आपका मिडिल एज वाला व्यक्ति भी सुन सकता है। तो वहां पे हेट्रोजीनियस और एनोनिमस टाइप का ऑडियंस वहां पे आपका होता है। मास कम्युनिकेशन का मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो होते हैं लार्ज रीच। लार्ज रीच का मतलब बहुत दूर तक पहुंचता है आपका मास कम्युनिकेशन। इम्पर्सनैलिटी, इम्पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है कि आप इसके अंदर कोई भी पर्सनल टच नहीं देते हैं, आप इसको जनरली इम्पर्सनल रखते हैं। एंड नंबर 3, प्रेजेंस ऑफ द गेट कीपर। मास कम्युनिकेशन क्योंकि मास लेवल पे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है तो एक गेट कीपर की प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर इन सब की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो आपका एक बेसिकली गेट कीपर का काम करता है, या फिर आपका जो मीडिया सेंसरिंग करता है वो आपका गेट कीपर का काम करता है। इसी तरीके से बॉलीवुड में सेंसर बोर्ड आपका गेट कीपर का काम करता है कि कुछ अगर इनडिजायरेबल आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो सेंसर बोर्ड उसको सेंसर कर देता है। बिल्कुल इसी तरीके से बहुत सारे जो आपके मास मीडिया होते हैं, न्यूज चैनल्स जो होते हैं, उनके ऊपर भी आपका एक सेंसर बोर्ड होता है जो कि न्यूज को वेरीफाई करता है कि आपको सही तरीके से आप डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बहुत मिर्च मसाला लगा के आप न्यूज को बता रहे हैं। तो मास कम्युनिकेशन में गेट कीपर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप कुछ और 2-3 स्लाइड्स हैं जिसमें हम कुछ डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बीच बीच में वर्ड्स आते रहते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस थ्रू प्री प्लान्ड चैनल्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड सेटिंग। यानी आपकी सेटिंग भी ऑर्गेनाइज्ड है और आपने पहले से ही कुछ चैनल प्री प्लान किए हुए हैं। आपका अगर उसके थ्रू कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, तो वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है। On the other hand, informal communication refers to casual conversation in personal setting or even in a formal setting. Casual communication चाहे वो आपका पर्सनल सेटिंग में हो रहा हो या फिर वो आपकी फॉर्मल सेटिंग में हो रहा हो, वो हमेशा कैजुअल ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास को देख लेते हैं। एक जो क्लास होती है वो एक तरह का फॉर्मल सेटअप है। फॉर्मल सेटअप क्यों है? बच्चों के बैठने के लिए एक अलग जगह बनी होती है, टीचर के खड़े होकर पढ़ाने के लिए एक अलग जगह बनी होती है, बैठने के लिए एक अलग जगह बनी होती है, राइट। बच्चे टीचर के प्लेस पे नहीं बैठते हैं, जनरली टीचर बच्चों के प्लेस पे नहीं बैठता है, तो ये एक फॉर्मल सेटिंग हो गई। वहां पे जनरली जो कम्युनिकेशन होता है वो भी फॉर्मल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है। कुछ उसमें पर्सनल टच दिया जा सकता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट इजी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच का कम्युनिकेशन जो होता है वो काफी हद तक फॉर्मल होता है। अब उसी फॉर्मल सेटिंग के अंदर अगर दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं और वो किसी मूवीज के बारे में बात कर रहे हैं या वो अपने घर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो क्या हो गया? वो कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो गया, ठीक है। तो कैजुअल कॉन्वर्सेशन आपका फॉर्मल सेटिंग्स में भी हो सकता है। बोथ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इंपॉर्टेंट इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। दोनों तरह के कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों तरह के, कोई भी कम्युनिकेशन बेकार नहीं होता। फॉर्मल लैंग्वेज एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन, द यूज ऑफ फॉर्मल वर्ड। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? फॉर्मल वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, साइंटिफिक वोकैबुलरी या फिर जार्गन्स आप यूज कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड टर्मिनोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, फॉर्मल फ्रेजेस एंड एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो लैंग्वेज होती है जनरली एक तो रिफाइंड लैंग्वेज होती है और एक आपकी कोर्स लैंग्वेज होती है। कोर्स लैंग्वेज जो होती है वो लैंग्वेज बेसिकली बहुत ही
रीजनल टाइप की या फिर बहुत ही लूज लैंग्वेज होती है, जिसको जनरली ऑफिशियल टर्म्स में या फिर टेक्निकल टर्म्स में आप उसको यूज नहीं करते हैं, टेक्निकल सेटिंग में या फिर फॉर्मल सेटिंग में आप उसको यूज नहीं करते हैं। तो फॉर्मल वर्ड्स अलग तरह के वर्ड्स होते हैं, हम इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। The use of formal language is a specific feature of technical communication. Formal language का होना बहुत जरूरी है आपके technical communication में। Every field of science and technology has its own list of terms and phrases. हर टेक्नोलॉजी के जो फील्ड है, डोमेन है, उसके अपने टर्म्स एंड फ्रेजेस होते हैं जिनको हम टेक्निकल जार्गन्स बोलते हैं। ठीक है, वो जार्गन्स आपको अगर आप यूज करते हैं तो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन और अच्छे से इंप्रूव हो जाता है और ज्यादा आपका इंपैक्टफुल हो जाता है। ठीक है, jargons refers to the words and expressions used by particular group or profession. अब ये jargons होते क्या हैं? For example, अगर आप साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं और अगर मान लीजिए आप साइकोलॉजी से बिलोंग नहीं करते हैं और मैं आपको लेक्चर देते हुए ऑपरेंट कंडीशनिंग नाम का वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, तो आपकी वो समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज सम प्रोसेस इन द साइकोलॉजी। सो नाउ ये मेरा साइकोलॉजी का जार्गन हो जाएगा। इसी तरीके से मैकेनिकल में बहुत सारे जार्गन्स हो सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे जार्गन्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैकेनिकल में एक जार्गन हो सकता है साइफन। साइफन का मतलब क्या होता है, मे बी यू डोंट नो, लेकिन जब आपको अपनी पेट्रोल की टंकी में पेट्रोल अगर ज्यादा भर गया और आप उसको निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइफन यूज करना होता है। तो ऑल दीज टाइप ऑफ टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक डोमेन आर नोन एज द जार्गन्स। ठीक है, तो आपका जो जार्गन्स होते हैं वो आपके टेक्निकल कम्युनिकेशन को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सो फॉर्मल लैंग्वेज कैसे समझेंगे आप इन दोनों पैराग्राफ्स को जरा एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा एंड देन रीड द पैराग्राफ। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ आपका नॉन टेक्निकल कम्युनिकेशन में लिखा हुआ है, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपका टेक्निकल टाइप की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक बार पॉज करके आप उसको रीड करने की कोशिश कीजिएगा जरा। आई होप कि आपने पॉज करके इसको पढ़ा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो बोल्ड में आपके वर्ड्स लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हैज इज अ इनफॉर्मल लैंग्वेज, लेकिन अगर आप उस हैज को थोड़ा सा फॉर्मल बना दें तो वो बन जाता है ऑक्यूपाइज। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति कुछ बता रहा है, आपने उसको टेल यूज किया, लेकिन टेल को अगर आप और ज्यादा इलैबोरेट करने की कोशिश करें तो वहां पे वो डिफाइन हो जाता है। इसी तरीके से अरेंजमेंट को कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। अरेंजमेंट टेल्स की जगह आपने कॉन्फ़िगरेशन इनफॉर्म्स बना दिया। हैज की जगह आपने वंस अगेन ऑक्यूपाइज यूज किया है। ठीक है, क्वालिटीज की जगह आपने प्रॉपर्टीज यूज किया है। सो सेकंड पैराग्राफ में यूज किए गए जो वर्ड्स हैं वो जनरली फॉर्मल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में यूज किए हुए वर्ड इनफॉर्मल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको काफी हद तक आइडिया लग गया होगा कि फॉर्मल लैंग्वेज और इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। सो चेकलिस्ट फॉर फॉर्मल लैंग्वेज, अगर फॉर्मल लैंग्वेज की आप चेकलिस्ट के बारे में बात करें तो आपको क्या क्या रखना चाहिए उसके अंदर। नंबर 1, फॉर्मल वर्ड्स यूज कीजिए। नंबर 2, अवॉइड कॉलोक्वियल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स। इनफॉर्मल वर्ड्स को और कॉलोकेशंस क्या होते हैं, वी वुड डिस्कस इन सम अदर लेक्चर। इनफॉर्मल वर्ड्स को और एक्सप्रेशंस को आप उनको बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। अप्रोप्रिएट साइंटिफिक फ्रेजेस या जार्गन्स को यूज कीजिए। टेक्निकल टर्म्स आप वहां पे यूज कीजिए। स्टैंडर्ड एंड फॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस की बहुत ही फॉर्मल और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर रखिएगा। एंड अवॉइड कॉन्वर्सेशनल टोन, तो जब आप कॉन्वर्सेशनल टोन रखते हैं तो वहां पे एक पर्सनल टच आ जाता है, तो आप कॉन्वर्सेशनल टोन को अवॉइड कर सकते हैं। सो नाउ वंस अगेन दिस इज अनदर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को आप एक बार ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में एक बार करके देखिएगा। इसके जो आंसर्स हैं वो आंसर्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार शो कर दूंगा। ठीक है, तो प्लीज गो थ्रू दिस एक्सरसाइज ऑल्सो, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू गो थ्रू इट। So that's all for today, my dear students. This was the second lecture or the part 2 of the unit 1. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी सजेशन आप देना मुझे चाहते हैं तो वो सजेशन आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे दे सकते हैं। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी पर्सनली देन यू कैन कनेक्ट टू द व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन कनेक्ट टू द टेलीग्राम ग्रुप। इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो ये पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं आपका टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इस लेक्चर का ऑडियो लेक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं है या फिर आप कुछ काम करते हुए, फॉर एग्जांपल लाइक आप गाड़ी ड्राइव करते हुए या फिर अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे पीछे बैठे हुए आते हैं, तो आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं और आप उस तरीके से भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू मेक बेटर यूज ऑफ योर टाइम. Okay guys, so that's all for today. Thank you so much once again.